हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वर्षा। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके और उसमें हमारा फिज़िक्स चल रहा है और आज हम शुरू करेंगे विस्कोसिटी। आइए देखते हैं विस्कोसिटी किसको कहते हैं। पहला है विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स किसको कहते हैं? द फोर्स विच अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड और गैसेज इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। वो फोर्स होती है लिक्विड या गैसेस के डिफरेंट लेयर्स के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है उसको अपोज करती है, उसको कहते हैं विस्कस फोर्स। विस्कोसिटी। विस्कोसिटी किसको कहते हैं? तो विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर। विस्कोसिटी किसको कहेंगे? तो फ्लूइड के थिकनेस को विस्कोसिटी कहते हैं। आगे देखते हैं, विस्कोसिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एंड गैसेस बोथ। विस्कोसिटी जो प्रॉपर्टी है वो लिक्विड का भी है और गैसेस का भी है, सॉलिड का नहीं है। क्यों? क्योंकि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं होता, इसलिए सॉलिड का नहीं है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड इज़ ड्यू टू कोहेसिव फोर्स बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल। जो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है वो क्यों होता है वो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में? तो क्योंकि कोहेसिव फोर्स की वजह से होता है। कोहेसिव फोर्स क्या है ये प्रीवियस वीडियो में हमने अच्छे से समझाया है, आप एक बार जाकर चेक कर सकते हैं। द विस्कोसिटी ऑफ अ गैस इज ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल फ्रॉम वन लेयर टू अदर लेयर। विस्कोसिटी ऑफ गैस जो है वो क्यों होता है? टू डिफ्यूजन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, उसके मॉलिक्यूल्स के डिफ्यूजन की वजह से होता है, जो कि वन लेयर से अदर लेयर्स में रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? विस्कोसिटी ऑफ गैसेज इज मच लेस दैन डेट ऑफ लिक्विड। विस्कोसिटी ऑफ गैस जो है बहुत कम होती है एज डेट ऑफ लिक्विड से। देयर इज़ नो विस्कोसिटी इन सॉलिड। सॉलिड में विस्कोसिटी नहीं होती है, वही क्योंकि वहाँ पे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं होता है। विस्कोसिटी ऑफ एन आइडल फ्लूइड इज़ ज़ीरो। विस्कोसिटी ऑफ आइडल फ्लूइड जो है वो ज़ीरो होता है। विथ राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर राइज करेगा तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो डिक्रीज़ करेगा, वहीं विस्कोसिटी ऑफ गैस जो है वो इंक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज मेजर्ड बाय इट्स कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड जो है हम उसको मेजर्ड करते हैं वाई उसके कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से। उसका ऐसा यूनिट डेकापोइज होता है जिसको केजी पर मीटर सेकेंड भी बोलते हैं और पास्कल सेकेंड भी बोलते हैं। वो जनरली ईटा से डिनोट किया जाता है। अब देखते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? व्हेन अ बॉडी फॉल्स इन अ विस्कस मीडियम। जब एक बॉडी फॉल होती है विस्कस मीडियम में तो वेलोसिटी फर्स्ट इंक्रीज करता है, फिर फाइनली बिकम्स कांस्टेंट। पहले इंक्रीज करेगा फिर वो धीरे धीरे कांस्टेंट हो जाता है। दिस कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। देखते हैं क्या होता है इस सिचुएशन में। इन दिस सिचुएशन द वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ विस्कस फोर्स एंड फोर्स ऑफ बायोंसी। इस केस में जो वेट ऑफ बॉडी है वो इक्वल हो जाता है सम ऑफ विस्कस फोर्स और फिर प्लस हो जाता है फोर्स ऑफ बायोंसी के इक्वल होता है। द नेट फोर्स ऑन बॉडी जीरो, और नेट फोर्स जो है बॉडी पे वो जीरो हो जाता है। Terminal velocity of a spherical body falling in a viscous medium is proportional to square of radius of body. जो terminal velocity एक spherical body जो fall कर रहा है viscous medium में वो proportional होगा square of radius of body के। ठीक है, अब कहता है क्या? स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्या है स्ट्रीमलाइन फ्लो? देखते हैं। इफ़ अ फ्लूइड इज फ्लोइंग इन सच ए वे दैट वेलोसिटी ऑफ ऑल द फ्लूइड पार्टिकल्स रीचिंग इन अ पर्टिकुलर पॉइंट इज सेम at all point, then the flow of fluid is said to be streamline flow. Thus, in streamline flow, each particle follows the same path as followed by previous particle passing through that point. क्या कहता है कि फ्लूइड जो फ्लो करता है, अब वो फ्लूइड पार्टिकल्स की वेलोसिटी जो होती है वो एक पॉइंट पे आके सेम हो जाती है, एक पॉइंट पे आके, तब उस फ्लो ऑफ फ्लूइड को स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं, उसको स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो उसको कहते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या है क्रिटिकल वेलोसिटी? द मैक्सिमम वेलोसिटी अप टू विच फ्लूइड मोशन इज स्ट्रीमलाइन इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। किसको कहते हैं? तो फ्लूइड का वो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है जब फ्लूइड मोशन में
जब फ्लूइड मोशन में स्ट्रीमलाइन में आ जाती है तो उस मैक्सिमम वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्लियरली इफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज बिलो क्रिटिकल वेलोसिटी, क्या कह रहा है कि द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन एंड द वेलोसिटी अबव द क्रिटिकल वेलोसिटी इज टर्बुलेंट। क्या यहाँ पे बोल रहा है कि कहता है यहाँ पे क्या कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होता है तो वहाँ स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, और अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा होता है तो वहाँ पे टर्बुलेंट डिजास्ट्रस फ्लो होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है देखते हैं। If the velocity of flow is less than critical velocity, the rate of flow of fluid depends on basically on viscosity of fluid। अगर velocity of flow जो है वो less होगा critical velocity पे तो the rate of flow of fluid जो है वो depend करेगा viscosity of fluid पे। If the velocity of flow is more than critical velocity, अगर जो viscosity है ऑफ फ्लो जो है वो मोर हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा क्रिटिकल वेलोसिटी से, तो द रेट ऑफ फ्लो डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड नॉट विस्कोसिटी। इफ़ क्या कह रहा है कि अगर द वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो है वो कम होगा क्रिटिकल वेलोसिटी से, तब क्या होगा कि जो फ्लो ऑफ फ्लूइड है वो डिपेंड करेगा विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड पे। लेकिन इफ़ जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है वो अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा होता है तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो फ्लूइड होता है वो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करेगा, ना कि वो विस्कोसिटी पे करेगा। तो ड्यू टू दिस रीज़न, इस वजह से ऑन इरप्शन ऑफ वोल्केनो द लावा कमिंग आउट ऑफ इट फॉलोज वेरी स्विफ्टली ऑल्दो इट इज़ वेरी डेंस हैविंग लार्ज विस्कोसिटी। वोल्केनो इरप्ट होता है उस टाइम पे लावा जो बहुत ही तेज़ी से बाहर आता है क्योंकि वो बहुत ही डेंस होता है और साथ में उसकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा होती है। आगे देखते हैं बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम क्या है? तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम, इन केस ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ इनकम्पेरेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड थ्रू अ ट्यूब, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। बर्नौली थ्योरम क्या कह रहा है कि इन केस ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो अगर है तो इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस फ्लूइड जो है एक ट्यूब के थ्रू अगर देखें तो वहाँ पे टोटल एनर्जी जो है लाइक कि सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है ऑफ फ्लूइड का वो हर जगह पे सेम होगा, हर पॉइंट पे सेम होगा। दिस थ्योरम इज सिंपली द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और ये थ्योरम बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किसको कहते हैं प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझाया गया है, बट यहाँ पे इन शॉर्ट हम बता देते हैं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इसको हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वेंचुरीमीटर is a device used to measure rate of flow of fluid works on बर्नौली थ्योरम। वेंचुरीमीटर जो है वो मेज़र करता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड को, वो भी वर्क करता है बर्नौलीज थ्योरम पे। नेक्स्ट टॉपिक है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी हम लोग देखते हैं, ये छोटा सा टॉपिक है तो हम लोग इलास्टिसिटी अभी ही कंप्लीट कर लेते हैं। इलास्टिसिटी क्या है? तो इलास्टिसिटी किसको कहते हैं? तो इलास्टिसिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी एक्वायर्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। इलास्टिसिटी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिससे जब बॉडी से डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर देते हैं तो वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज़ में वापस आ जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी। एग्जाम्पल स्प्रिंग, जब स्प्रिंग को हम लोग खींचते हैं जब वो अपने वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है, उसी को हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट है इलास्टिक लिमिट। क्या होता है इलास्टिक लिमिट? तो इलास्टिक लिमिट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू विच मटेरियल शोज इलास्टिक प्रॉपर्टी एंड एवर विच द मटेरियल लूज इट्स इलास्टिक प्रॉपर्टी। एक स्प्रिंग है, ठीक है, वो जहाँ तक फैलेगा वहाँ तक को हम लोग इलास्टिक लिमिट कहते हैं। बाद बाकी वो बहुत दूर भी उसको खींचा जा सकता है, खींचने पे वो तार हो जाएगा, वो अपना वापस से ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा। तो जहाँ तक वो हो पा रहा है वहाँ तक को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। नेक्स्ट क्या है? स्ट्रेस। स्ट्रेस किसको कहते हैं? तो द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया
सेट अप इनसाइड द बॉडी सब्जेक्टेड टू डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? तो फोर्स पर यूनिट एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेन किसको कहते हैं? द रिलेटिव चेंज इन डायमेंशन, रिलेटिव चेंज होगा डायमेंशन और शेप ऑफ बॉडी में, तो विच इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस, जो कि स्ट्रेस से सब्जेक्टेड होगा उसको हम लोग स्ट्रेन कहते हैं। रिलेटिव चेंज हो जाएगा अगर डायमेंशन में या शेप में बॉडी का और स्ट्रेस की वजह से, तो उसको हम लोग स्ट्रेन कहते हैं। इट इज़ मेजर्ड बाय रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। ये क्या होता है? तो रेशियो होता है कि ओरिजिनल लेंथ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। मतलब क्या होगा कि इट इज़ मेजर्ड जो है रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ में होता है, द ओरिजिनल लेंथ, और चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम में होगा। हुक्स लॉ किसको कहते हैं? तो अंडर इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज़ प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हुक्स लॉ कहता है कि इलास्टिक लिमिट में क्या होता है कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन का। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन का होगा, इसलिए स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू ई, जहाँ ई कांस्टेंट है, ई इज इलास्टिक कांस्टेंट होता है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। इट्स वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, इट्स का वैल्यू डिफरेंट होता है डिफरेंट मटेरियल के लिए। इट्स ऐसा यूनिट इज़ न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इट इज़ कॉल्ड पास्कल, इसको पास्कल भी हम लोग बोलते हैं। और इलास्टिक कांस्टेंट इज़ ऑफ थ्री टाइप्स, तीन टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसका फार्मूला क्या होता है? तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। सेकंड होता है बल्क मॉलिकुलस ऑफ इलास्टिसिटी, के से डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला होता है वॉल्यूम स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। थर्ड होता है रिजिडिटी मॉडुलस, जिसको कि एटा से डिनोट करते हैं, और उसका फार्मूला होता है टेंजेंशियल stress by shear strain. That's all for today. Have a great day. Like, share and subscribe my channel. Thank you.